ये कहानी है डक्स की एक फैमिली की, जो कि सालों से एक ही तालाब में रह रहे हैं और सालों से एक तालाब में रहने की वजह से इनके बच्चे काफी बोर हो चुके हैं। और अब एक वो दिन आता है जिस दिन इनके तालाब में एक बहुत बड़ा डक्स का ग्रुप आके रुका है। ये ग्रुप माइग्रेशन कर रहा था, यानी कि अपना घर छोड़कर किसी और जगह पर रहने के लिए जा रहा था, वो भी कुछ अरसे के लिए। इन्हें देखकर डक पैम और उसके दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उसका बेटा तो इन नए डक से बात करने के लिए भी चला जाता है और इस ग्रुप की डक उसे बताती है कि हम लोग जमाइका जा रहे हैं ये सर्दियाँ गुजारने के लिए, क्या तुम लोग हमारे साथ आना पसंद करोगे? और अगर ऐसा है तो मैं जल्दी से अपने डैड को जाकर बताती हूँ। वो तो यहाँ से चली जाती है और इतने में मैग यानी इन दोनों बच्चों के डैड यहाँ पर आ जाते हैं और उसकी छोटी बेटी अपने भाई की शिकायतें लगाती है अपने डैड से। वो भी छोटी और उठ पटांग के डैड इसने लड़की से बात की, वो भी शादी की। इससे पहले के डैड कुछ बोलते इन दोनों की आपस में ही लड़ाई हो जाती है और इतने में दूसरी डक्स का ग्रुप इनके पास आता है। दूसरे ग्रुप का लीडर मैग से कहता है कि मैंने सुना है कि आप लोग हमारे साथ माइग्रेशन में जाना चाहते हैं। उसकी कहते ही उसकी वाइफ बोलती है हम जमाइका जा रहे हैं, वो एक जादुई जगह है और वहाँ का पानी चमकता है। ये सुनकर पैम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। वो सच में इन लोगों के साथ जाना चाहती थी क्योंकि वो एक तालाब में रह रहकर बोर हो चुकी थी। लेकिन उसका हस्बैंड मैग उसकी सारे इरादों पे पानी फेंक देता है, ये कहकर कि इस सर्दियाँ हमें बहुत से काम है और हम तो कहीं नहीं जा सकते, हो सकता है शायद अगली मर्तबा हम कहीं चले जाएं। ये सुनते ही डक्स का दूसरा ग्रुप वहाँ से उड़ जाता है और यहाँ मैग की फैमिली उदास रह जाती है। अब पैम अपने हस्बैंड से ही मैग से जाके लड़ती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता भी है हम जाना चाहते थे, हम कितने बोर हो गए हैं यहाँ पे, तुम भी बहुत बोर हो, हमेशा ही यहाँ रहते हो। और मैग जवाब देता है यार हम बाहर जाना यानी खतरे को बिला वजह अपने पास बुलाना। बहन कहती है ओह डर की जिंदगी जीना बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम कभी तो हिम्मत किया करो, ये तो एक एडवेंचर जैसा है, इससे हमें और हमारे बच्चों को पता चलेगा कि जिंदगी कितनी अच्छी है और जिंदगी में देखने के लिए क्या कुछ है। और इससे पहले कि तुम सारा वक्त खो दो तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। मैं एक बेचारा रात में उदास तालाब में फिर रहा था कि तभी उसके अंकल उसके पास आते हैं और कहती हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, अरे इस तालाब से बाहर जाना ही क्यों है, हमारे पास जो है उसमें खुश रहना सीखो और अपनी मर्जी चलाया करो। देखो मुझे आज मैं कितना खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी मर्जी चलाता हूँ और अकेले रहता हूँ। उन्होंने तो ये बात मैग को इम्प्रेस करने के लिए की थी, लेकिन मैग जैसे ही इस बात का एहसास करता है कि अगर उसने अपनी फैमिली की बात नहीं मानी तो वो अकेला रह जाएगा, तो वो काफी ज्यादा डर चुका था। उसे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जल्दी से अपनी फैमिली के पास जाता है और सबको जगा के बहुत ही एक्साइटमेंट से बताता है कि अब हम भी माइग्रेशन के लिए जा रहे हैं। और ये चीज सुन के उसकी पूरी ही फैमिली बहुत खुश हो चुकी थी। मैग की बेटी मैग के अंकल को भी कहती है कि प्लीज आप मेरे साथ चले ना, और बहुत मनाने के बाद वो भी आखिर उनके साथ माइग्रेशन करने के लिए मान जाते हैं, जो अभी कुछ देर पहले मैग को भी माइग्रेशन करने से मना कर रहे थे। जिसके बाद आखिरकार इनकी फैमिली भी एक अच्छे से माइग्रेशन ट्रिप के लिए निकल जाती है। ये जिंदगी में पहली मर्तबा था कि ये लोग अपने घर यानी उस तालाब को छोड़ के आसमान की बुलंदियों पे थे। ये एक्सपीरियंस सबको ही बहुत अच्छा लग रहा था। अभी ये सब वो ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं, अचानक मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, रात हो जाती है और काली आंधी आ जाती है, जिसकी वजह से इन सबको रुकना पड़ता है। इनको क्या मालूम था कि इन्हें एक ट्रिप में कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। ये लोग जहाँ छुपे हुए थे वहाँ पर अब एक बहुत बड़ा सा बर्ड आ जाता है और इनको लग रहा था कि अब बस इनकी जानें खत्म हो गई, क्योंकि ये बर्ड उनका शिकार करने वाला है। इनका डर उस वक्त ज्यादा बढ़ चुका था जब वो बड़ी सी बर्ड इन सब को उठा के अपने खौफनाक से घर के अंदर ले आई थी। ये सब देखते हैं कि उसके घर पे तो एक और बड़ा बर्ड है जो शायद उसका हस्बैंड है और उससे भी ज्यादा खौफनाक दिखता है। ये बर्ड इन डक्स की फैमिली को एक फ्राई पैन में सुलाकर खुद भी सो जाती है। ये लोग हैरान थे कि अभी तक इसने उन्हें खाया क्यों नहीं। अपनी हैरत को छुपाते हुए ये लोग फैसला करते हैं कि हम रात में ही यहाँ से इनके चुंगल से निकलकर भाग जाएंगे, लेकिन इनका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि वो बड़ी बर्ड इन्हें देख चुकी थी। वो बड़ी बर्ड उनसे कहती है वापस अपनी जगह पे चले जाओ क्योंकि रात में यहाँ पर शिकार करने के लिए बहुत से जानवर आते हैं। अभी उसने ये बात की थी कि नीचे पानी के अंदर से एक बहुत बड़ी पुराना फिश मैग और पैम के दोनों बच्चों को निगल लेती है। शुक्र ये था कि पूरी तरह इन दोनों डक्स को उस फिश ने पेट के अंदर नहीं किया था, इसीलिए बड़ी बर्ड के मजा चुखाते ही फिश उन दोनों डक्स को मुंह से बाहर निकाल देती है और ऐसे बड़ी बर्ड की वजह से इन दोनों डक्स की जान बच चुकी है।
ये देखकर पैम और मैक दोनों को ही अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। वो तो हमेशा बड़े बर्ड्स को अपना दुश्मन समझते थे, लेकिन ये तो उनके साथ ही निकले। अब ये लोग आराम से यहाँ रात गुजारते हैं और सुबह होते ही बड़े बर्ड को बाय बाय कहकर अपने माइग्रेशन ट्रिप को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। आसमान की ऊंचाइयों में जाके इनका सामना हुआ था बादलों से। ये लोग पहली मर्तबा बादलों में थे, इसलिए बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये लोग बादलों की बॉल बनाकर भी एक दूसरे को मारते हैं और ऐसे ही करते करते इन्हें पता ही नहीं चलता कि कब ये एक शहर में पहुंच गए, शहर जो कभी इन्होंने देखे ही नहीं थे। सबसे पहले इनका सामना होता है क्रेन के एक टावर से, जिससे इनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। और मैं कहता है ओ ये हम कौन सी जगह पे आ गए, क्या हम खतरे में हैं? अभी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे उन्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती, जिन्हें देखकर ये कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना बैलेंस खोते हुए नीचे गिर जाते हैं। नीचे थी बहुत सी ट्रैफिक जो पहले इन्होंने कभी नहीं देखी थी और बहुत ही मुश्किलों के बाद मैक की पूरी फैमिली इस ट्रैफिक से बच पाती है। अपने जान बचाने की सारी भागमदौड़ी में इनको एहसास ही नहीं होता कि मैक के अंकल तो ट्रेन के टावर के अंदर ही फंसे रह गए और अब उड़कर इनसे काफी दूर हो चुके हैं। ये पूरी फैमिली अब अंकल को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जबकि दिखाया जाता है कि अंकल एक कबूतर के पास बैठे हुए हैं। अंकल की हिम्मत तो चेक करी, वो एक कबूतर के इलाके में कबूतर का सैंडविच चुरा चुके थे और उन्हें अपना सैंडविच खाता देखकर सारे के सारे कबूतर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ऐसे में अंकल बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं और अंकल की चीखने चिल्लाने की आवाज़ों की वजह से मैक की पूरी फैमिली उन तक पहुंच जाती है। अपने अंकल को बचाने के चक्कर में मैक ही उन कबूतरों से लड़ पड़ता है। मैक ने तो इन लोगों को गाली भी दे दी थी और उसके ऐसा कहते ही यहाँ पे इन कबूतरों का सरदार आ जाता है और कुछ कबूतर मैक को उठा के उसके सामने ले आते हैं। ये देखने में काफी खौफनाक था। वो मैक से कहता है कि तुम हमारे ही इलाके में आके हमारा ही खाना खा के हमारी ही बेइज्जती कैसे कर सकते हो। मैक को यानी अपने हस्बैंड को मुश्किल में देखते तब मैम आगे आती है और कबूतरों से बात करते हुए कहती है कि यार एक सैंडविच की ही तो बात है, हम इसके लिए लड़ क्यों रहे हैं, हम इसे आधा आधा भी तो बांट सकते हैं। उसका ये आइडिया कबूतरों के सरदार को काफी पसंद आया था और इस आइडिया की वजह से उसे पैम भी अच्छी लगी थी। वो पैम से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो, कोई भी मदद चाहिए हो तो तुम मुझसे राब्ता कर सकती हो। पैम मौके का फायदा उठाते हुए कबूतर से पूछती है कि हम खो गए हैं, हमें जमाइका जाना था, क्या आप इसमें हमारी मदद कर सकते हैं? वो कहता है हाँ, मैं एक ऐसे परिंदे को जानता हूँ जो तुम्हें जमाइका का रास्ता बता सकता है। और फिर वो मैक की फैमिली को लेके सड़क तक पहुँचता है। सारी फैमिली ये सड़क पार करने से डर रही थी, लेकिन कबूतर कहता है अरे डरो नहीं। और उसकी ऐसा कहते ही वो खुद ही 2-3 मरतबा बस या बाइक से टकरा जाता है, जिससे सबको ये तो पता चल गया था कि ये शहर बहुत खतरनाक है। अब ये लोग पिछले रोड से ही उड़ान भर लेते हैं, यानी हवा में उड़ने लग जाते हैं और पहुंचते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने। ये लोग बहुत से खुफिया रास्तों से गुजरते हुए एक होटल के अंदर एक तोते से मिलने के लिए आए हैं। ये कबूतर मैक की फैमिली को बताता है कि ये तोता जमाइका में ही पैदा हुआ और वहाँ ही बड़ा हुआ, लेकिन इस बेचारे की बुरी किस्मत इसे एक शेफ ने पकड़ लिया और तब से आज तक वो इस पिंजरे में कैद है। ये तोता डक की फैमिली को वहाँ का रास्ता तो बता देता है, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा उदास है। वो बताता है कि मैं भी जमाइका जाना चाहता हूँ, अपने माँ बाप से मिलना चाहता हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है। और यहाँ से जाती हुई मैक की फैमिली में उसका बेटा उससे कहता है कि डैड हम इसको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते, ये तोता बहुत अच्छा है और ये जिस पिंजरे में है वो पिंजरा बहुत बुरा है। मैक का बेटा कहता है हम इसकी मदद कर सकते हैं, हम चाह भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन तोता कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो चाह भी हमेशा शेफ अपने पास रखता है और अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें पका डालेगा, क्योंकि वो एक शेफ है और बत्तखों को ही पकाता है। मैक का बेटा कहता है तुम सब परेशान नहीं हो, मैं ये कर लूंगा। लेकिन मैक तो डैड था, वो कहता है तुम रुको, मैं जाऊंगा। बड़ा हीरो बन के वो यहाँ से निकला तो था, लेकिन जैसे ही उसने शेफ को देखा था तो उसके अंदर की सारी हवा निकल चुकी थी, क्योंकि शेफ दिखने में ही बहुत पावरफुल और बहुत डरावना लग रहा था। उसे देखते देखते ही मैक को चाबी भी दिख जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो चाबी की तरफ बढ़ने लगता है। वो देखता है कि पैम भी उसकी मदद के लिए पीछे पीछे यहाँ आ चुकी थी और ये दोनों ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर छुपे हुए थे, यानी इन्होंने अपना भेस बदला हुआ था और अब ये चाबी को लेने की कोशिशों में थे। ये चाबी एक कोट के अंदर थी और जैसे ही वो लोग इस चाबी को कोट की पॉकेट से निकालते हैं तो गलती से उनसे आग बुझाने वाला सिलेंडर फट जाता है
और उस सिलेंडर के फटने की वजह से शेफ का पूरा किचन तबाह हो चुका था। और इससे भी ज्यादा बुरा ये हुआ था कि इन दोनों के कपड़े भी उतर चुके थे जो सब्जियों से इन्होंने बनाए थे, और इन दोनों को अब शेफ ने भी देख लिया था। और शेफ अब इन दोनों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है, और जैसे तैसे करके ये लोग पिंजरे के पास पहुंच जाते हैं। अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद बुरा ये होने वाला था कि महक के हाथ से चाबी छूट चुकी थी, लेकिन किस्मत शायद आज उस तोते का साथ दे रही थी, क्योंकि तोता जल्दी से हाथ बढ़ाकर उस चाबी को कैच कर लेता है। वो अब पिंजरा खोल के उससे बाहर भी आ चुका था आजाद होकर। तो इस तोते की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। वो महक को सबसे बहादुर बतख कहता है, और यहाँ जो कबूतर उनके साथ था वो भी महक को एक अच्छा परिंदा कहता है। और इसके बाद महक की फैमिली और वो तोता उस कबूतर को बाय बाय कहकर यहाँ से जमाइका के लिए उड़ जाते हैं। उड़ते हुए ये सब बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन तभी यहाँ पर महक की बेटी को वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ जाती है। उसकी मॉम कहती हैं, यार ये काम तो तुम हवा में भी कर सकती हो, लेकिन जब वो ये नहीं मानती तो उन सबको रुकना पड़ता है। वो छोटी डक अपना काम पूरा करने के लिए घास के अंदर चली जाती है, और वहाँ जाके वो जोर से चिल्लाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वहाँ कोई उसे देख रहा है। उसके चिल्लाने पे उसकी पूरी फैमिली उसके पास आती है, और वहाँ से वो लोग कुछ चीजें उठाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कोई उन्हें नहीं देख रहा था, बल्कि वहाँ तो एक डक बनी हुई थी, और ये एक दरवाजा था। वो जैसे ही इस दरवाजे को खोल के इसके अंदर जाते हैं तो इन्हें वहाँ पे बहुत सी सफेद कलर की डक्स मिलती हैं, बहुत ही खूबसूरत, जो यहाँ योगा कर रही थी। वो लोग मैक की फैमिली को देख के बहुत खुश होते हैं और उनका अपने घर में एक शानदार सा वेलकम करते हैं। ये लोग अब उन्हें अपने घर के सबसे खूबसूरत गार्डन में लेके आते हैं, और यहाँ आकर हमें पता चलता है कि ये तो इन डक्स का फार्म है, जो कि शायद इंसानों ने ही बनाया हुआ है। अब मैक की फैमिली को ये तो नहीं पता था कि इस फार्म के अंदर इतनी ज्यादा बतखों को पाला जाता है, लेकिन अलबत्ता वो यहाँ इन सारी बतखों की अच्छी से खिदमत होते हुए देखकर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। ये लोग भी कुछ देर के यहीं पे रुक जाते हैं और यहाँ पे खूब मस्ती करते हैं। और तभी मैक की बेटी की नजर पड़ती है बाहर आए एक ट्रक पर, जिसके अंदर से शेफ बाहर निकलता है। ये शेफ असल में इन सफेद बतखों को खरीदने के लिए आया था। मैक का बेटा ये बात समझ चुका था कि अब इन सब की जान खतरे में है, लेकिन ये बेवकूफ सफेद बतख तो बहुत खुशी खुशी उस ट्रक के अंदर जा रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि इन्हें बाहर किसी ट्रिप पे लेकर जाया जा रहा है। मैक का बेटा मैक को भी बताता है कि वो शेफ यहाँ आ गया है और वो इन डक्स को मारने के लिए खरीद रहा है। ये सब सुनकर मैक अपने बेटे को उसकी माँ के पास भेजता है, और यहाँ पर इन वाइट डक्स के लीडर को ये सच्चाई बताता है कि वो शेफ कैसे इन बतखों को काट कर पका देता है। मैक ने जहाँ अपने बेटे को उसकी मॉम के पास जाने को कहा था, तो वो अपनी मॉम के पास जाने की बजाय जाता है सारी वाइट डक्स के पास, और उन्हें भी ये सच्चाई बताता है कि शेफ कैसे उन्हें खरीद कर काट कर होटल के लोगों के लिए पका डालेगा। और ऐसा करते हुए उसे देख लेता है शेफ उसके दोनों पैरों पे पाँव रख देता है, और अपनी जान बचाने के लिए ये डक अपने पैरों को गवाते हुए वहाँ से भाग जाता है। अपने बेटे को ऐसी बुरी हालत में देखकर मैक उस शेफ के ऊपर हमला कर देता है, और साथ में ही सारी वाइट डक्स को वहाँ से भागने का एक मौका दे देता है। मौका रहते ही मैक अब अपने बेटे को भी अपनी पीठ पे बिठाकर वहाँ से उड़ जाता है, और ऐसे उन दोनों के साथ साथ यहाँ पर मौजूद सारी ही वाइट डक्स की जान बच जाती है। अपने हाथ से इतने सारे डक्स के चले जाने पे ये शेफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, और उसके अंदर अब बदले की आग जल रही थी। और दूसरी तरफ अब ये सारे डक एक जगह पर आराम करने के लिए रुके थे, और यहाँ पर मैक अपने बेटे को डांटना शुरू कर देता है कि आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो। उनकी ये बातें तो चलती ही रहनी थी। अलबत्ता यहाँ पे बाकी सारे डक्स सो जाते हैं, और रात में हम देखते हैं कि वो शेफ इन सबको एक हेलीकॉप्टर के जरिए ढूंढ रहा है। अब यहाँ पर मैक की बेटी अपने भाई को गले लगाकर उसका मूड ठीक करने की कोशिश में थी, और तभी बुरा वक्त उनका शुरू हो जाता है। यानी शेफ उन्हें देख लेता है। वो एक जाल फेंककर यहाँ पर सारे ही बतखों को पकड़ लेता है, सिवाय मैक के बेटा और बेटी के, जो कि वहाँ से कुछ दूर थे। शेफ सभी डक्स को अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाता है, और ये दोनों डक्स बेचारे उन्हें देखते ही रह जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि मैक की बेटी काफी छोटी थी और उसके बेटे के पंख टूटे हुए थे। यहाँ दिखाया जाता है कि उस शेफ ने मैक और पैम को एक अलग ही पिंजरे में बंद किया था, क्योंकि वो जानता था कि ये दोनों
उन सारे बर्ड से काफी होशियार हैं और यहाँ से निकलने की कोई कोशिश तो जरूर करेंगे। यहाँ मैक के दोनों बच्चे बहुत परेशान थे। मैक की बेटी तो बहुत ज्यादा रो रही थी, जिस पर उसका भाई उसे कहता है तुम नहीं रो, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। वो जवाब देती है कि ये सब कैसे होगा, तुम तो उड़ भी नहीं सकते भाई। और तभी यहाँ पर उन्हें तोते के टूटे हुए पर मिलते हैं, जिन देखकर उन्हें एक आइडिया आता है और वो इन सभी परों को अपने अंदर लगा लेता है। दूसरी तरफ पिंजरे में बंद पैम बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो मैक से कहती है कि तुम ठीक थे, तुम सही कहते थे कि हमें तालाब से नहीं निकलना चाहिए। देखो वहाँ से निकलने के बाद हम कितनी मुसीबतों में पड़ गए। उसकी ऐसी उदास बातें सुनकर मैक उसका मूड ठीक करने के लिए कहता है कि तुम बहुत अच्छी और बहुत बहादुर हो। देखो तुमने कभी मुझे भी नहीं छोड़ा और तुमने मुझे कई मरतबा ये एहसास दिलाया कि सब कुछ बेकार होने के बावजूद भी हमें खुशी से जीना चाहिए। ये सुनकर अब पैम के अंदर काफी जोश आ जाता है और वो एक नया प्लान बनाते हुए उस पिंजरे के अंदर ही आगे बढ़ने लगते हैं। और इससे पहले कि वो अपने साथियों को बचा पाते शेफ उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन ये तो शायद शेफ का ही बुरा वक्त चल रहा है, क्योंकि तोते के साथ मिलकर सारे ही व्हाइट डक्स शेफ के ऊपर ही हमला कर देते हैं अपने मुंह में जमा किए हुए अनाज के जरिए। ये लोग जब एक पंपकिन शेफ के ऊपर फेंकते हैं तो वो शेफ को मारने के बाद हेलीकॉप्टर के एक ऐसे बटन पे जाकर गिरता है जिससे हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुल जाता है और ये सारे के सारे आजाद हो जाते हैं। सभी के लिए तो ये अच्छा हुआ था, लेकिन मैक और पैम के लिए नहीं, क्योंकि वो दोनों तो पिंजरे में थे और उड़ भी नहीं सकते थे। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए शेफ के बाल पकड़े हुए थे और एक वक्त आता है जब उनके हाथों से शेफ के बाल भी छूट जाते हैं और वो बहुत ही तेजी से अब जमीन की तरफ बढ़ने लग रहे थे। और इससे पहले कि ये लोग नीचे गिरकर अपनी जान गंवा देते, यहाँ पर एंट्री होती है मैक के बेटा और बेटी की। हम देखते हैं कि उसने तोते के टूटे हुए परों को अपने परों के साथ जोड़ लिया था और अब वो उनके जरिए उड़ सकता था। और ऐसे ही उसने अपने मॉम डैड की जान भी बचा ली थी। और इसके बाद अब सारे बर्ड्स क्योंकि हेलीकॉप्टर का दरवाजा तोड़ के आजाद हो चुके थे, इसीलिए मैक की पूरी फैमिली उन सभी बर्ड्स और तोते के साथ मिलकर जमाइका के लिए निकल जाती है। अब उनकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी, वो लोग कुछ ही देर में जमाइका पहुंच चुके थे। रात के अंधेरे में जमाइका का पानी चमक रहा था और ये देखकर वो सब काफी हैरान हो चुके थे। सुबह होने पर वो जमाइका की हरियाली और खूबसूरत नजारों में खो जाते हैं। यहाँ आने पे मैक की बेटी को अपनी पुरानी दोस्त भी मिल चुकी थी, जबकि मैक और पैम भी बहुत ज्यादा खुश थे। तोते को अपनी फैमिली भी मिल चुकी थी, जबकि बाकी बर्ड्स को आजादी भी मिल चुकी थी। सभी बहुत खुश थे और कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पे बहुत से पेंगुइन्स थे जिन्हें साउथ पोल जाना था और इन्हें अब साउथ पोल का रास्ता और कोई नहीं बल्कि मैक ही दिखाने वाला था, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।